हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुधीर कुमार। एग्जाम क्रैक बाय सुधीर सर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज से हम लोग सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग मैथ 100 सेट्स करेंगे। यानी आज से ये सीरीज स्टार्ट हो रहा है। ये जो है ये सेट नंबर 1 है। ये कौन कौन से एग्जाम के लिए बेस्ट होने वाला है ये सीरीज। ये जो सीरीज है बिहार स्पेशल, बिहार सीजीएल 4 एंड बीपीएससी एईडीओ दोनों की वैकेंसी आ चुकी है। दोनों के फॉर्म भराना शुरू हो चुके हैं, तो आप टाइमली भर लीजिएगा। क्योंकि बिहार सीजीएल के थ्रू 4 के थ्रू आप क्या बनोगे, एएसओ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, और बीपीएससी के थ्रू क्या बनोगे, एईडीओ यानी सहायक शिक्षा पदाधिकारी बनोगे। और जो लोग बिहार सीजीएल 12th लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये सीरीज बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। यानी जो 12th लेवल का ऑलरेडी फॉर्म बहुत पहले ही भरा चुका है, एग्जाम अभी हुआ नहीं है, तो कब होगा ये सबसे पहले यही होने वाला है, तो इसके लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है ये सीरीज। एग्जाम से पहले करके जाइएगा। टोटल मैं आपको 100 सेट्स कराऊंगा। 100 सेट्स करने के बाद आपको यही सिमिलर पैटर्न एग्जाम में भी देखने को मिलने वाले हैं। सबसे बेस्ट सॉल्यूशन के साथ मैं आपको कराऊंगा। यानी मैं जो कराता हूं वो आपको एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच सिखाता हूं कि एग्जाम में कम टाइम में क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है। देखो ये कौन कौन से एग्जाम को टारगेट सीरीज। तो जो लोग बिहार की बात करूं, जो लोग बिहार सीजीएल 4 की प्रिपरेशन करें उनके लिए हेल्पफुल है। बीपीएससी एईडीओ के लिए एग्जाम के लिए हेल्पफुल है। बिहार एसएससी जो 12th लेवल का एग्जाम होगा उसके लिए। बीपीएससी जो कंडक्ट कराती है टीचर की वैकेंसी टीआरई और 4.0 जिनका यानी जिनका मैथ ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट था यानी मैथ ऑनर्स था, जिनके 9th-10th देने हैं टीचर का एग्जाम उनके लिए। और ऑल बिहार स्टेट एग्जाम जितने भी होते हैं, बिहार एसआई, कांस्टेबल, ये सारी चीजों के लिए, तो सभी के लिए सीरीज हेल्पफुल होने वाली है। चलिए करते हैं सेट नंबर 1। देखिए ध्यान से, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का है। एक चीज देखो ध्यान से, अभी आज तक मैं आपको इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ता था और उसका सॉल्यूशन कराता था। क्योंकि ये बिहार स्टेट से है, मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम से हैं, तो मैं आज से हिंदी में क्वेश्चन पढ़ूंगा इस सीरीज के लिए। स्पेशली जो एनटीपीसी यानी रेलवे एनटीपीसी की सीरीज चल रही है उसमें मैं तो इंग्लिश में ही पढ़ूंगा, लेकिन यहां पे मैं प्रॉपर हिंदी में पढ़ूंगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये जो क्वेश्चन बार बार रेज हो रहे थे कि सर हिंदी में क्वेश्चन पढ़ा कीजिए, वो भी आपका प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। और ये इनिशिएटिव पसंद आएगा तो डेफिनेटली कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि ये इंग्लिश वाला मैं पढ़ के समझाऊं या हिंदी वाला। ठीक है, ये आप डिसाइड कीजिएगा। आज तो मैं हिंदी में कराऊंगा, कल आप डिसाइड कर दीजिएगा, कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, उसके अकॉर्डिंग मैं चल लूंगा। देखिए ध्यान से क्या कहा गया है। हरीश और बिमल एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने इस पर 15 दिनों तक काम किया। यानी हरीश और बिमल 20 दिन में काम को कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन 15 दिन तक काम करते हैं इन्होंने इस पर। फिर क्या करता है, बिमल चला गया। बिमल क्या कर देता है, चला जाता है। शेष कार्य हरीश, देखो ध्यान से, शेष कार्य हरीश अकेले 10 दिनों में करता, 10 दिनों में किया। बचा हुआ काम जो है वो शेष काम यानी हरीश जो अकेले 10 दिनों में किया, तो हरीश अकेले पूरा काम कितने दिनों में करेगा। इसके मैं 2 मेथड बताऊंगा, पहले एलसीएम मेथड और दूसरा एग्जाम अप्रोच। दोनों चीजें मैं सिखाने वाला हूं। जैसे देखो ध्यान से, 2 पर्सन है हरीश और बिमल, दोनों मिलकर के किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, किसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं, राइट। तो टोटल वर्क क्या मानूंगा, टोटल वर्क जो मानूंगा यानी टोटल काम मानूंगा वो क्या मानेगा, ये जो है वही मान लो, यानी 20 मान लो। तो इससे इफिशियंसी क्या मिलेगी, इफिशियंसी क्या होती है, टोटल काम को उसके डे से डिवाइड करोगे, 20 को 20 से डिवाइड करोगे 1, यानी दोनों की मिला के हमें इफिशियंसी मिल गई कितनी, 1। एलसीएम मेथड से मैं सिखा रहा हूं आपको। अब बात करते हैं, देखिए ध्यान से, दोनों ने कितना दिन तक काम किया, दोनों ने कितना दिन तक काम किया, 15 दिन तक काम करते हैं, 15 दिन तक। एक दिन में एक काम किए, तो 15 दिन में 15 इंटू 1 यानी कितना, 15 काम डन हो गया। बताओ टोटल काम था 20, उसमें से 15 काम डन हो गया, तो कितना काम बचा, 20 माइनस 15 यानी 5 काम बचा। ये 5 वर्क क्या है, लेफ्ट बचा हुआ है। अब कौन छोड़ दिया भाई, बिमल छोड़ दिया, बचा हुआ काम हरीश कर रहा है। हरीश कितने दिनों में कर रहा है, 10 दिनों में। तो हरीश की इफिशियंसी अगर 10 से मैं डिवाइड कर दूं तो ये हरीश की क्या मिल जाएगी, इफिशियंसी। तो हरीश की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 1/2। हाँ जी, हमें मिल गया क्या कि हरीश की इफिशियंसी मिल गई 1/2। अगर हरीश की मिल गई तो हम किसका निकाल सकते हैं, हमें निकालना है किसका, कि हरीश अकेले पूरा काम को कितने दिन में करेगा। याद रखना, जब भी आपसे हमें टाइम निकालना हो तो क्या होता है, टोटल वर्क यानी टोटल काम को इफिशियंसी से, जिससे करवाना उसकी इफिशियंसी से डिवाइड कर दोगे तो हमेशा डेज मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा। तो अब देखो ध्यान से,
हरीश का टाइम बताना है, टोटल काम कितना है, टोटल काम कितना है भाई 20, उसकी इफिशियंसी से डिवाइड कर दो 1/2, 1/2 से डिवाइड करोगे 2 ऊपर चला जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 40। यानी अगर हरीश अकेले काम को करे, पूरा काम को कितने दिनों में कर पाएगा 40 दिनों में। तो देखो ध्यान से, ये था हमारा कौन सा मेथड, एलसीएम मेथड। ये भी फास्ट मेथड है। अब आते हैं एक शॉर्ट अप्रोच यानी एग्जाम अप्रोच। देखो मैं सिखाने जा रहा हूं एग्जाम अप्रोच। एग्जाम अप्रोच कैसे करोगे, लॉजिकल कॉन्सेप्ट समझो बात को भाई। देखो ध्यान से, दोनों मिलकर के काम को कंप्लीट करते 20, लेकिन दोनों ने कितना 15 दिन में तक काम किया है साथ में। यानी मैं ये पता कर लूं कितना काम उन्होंने कंप्लीट किया, काम कितना किया 15 दिनों में, लेकिन करना है कितना 20 दिनों में कर सकते थे। यानी टोटल कितना काम कंप्लीट हुआ, 5 से काटो 3/4, यानी इतना काम डन हुआ। यानी सिंपल मैं बोल सकता हूं कि अगर टोटल काम 4 था, टोटल काम 4 था तो 3 क्या हो गया, डन हो गया। 4 काम में से 3 काम डन हो गया। अब देखो ध्यान से, कौन छोड़ दिया भाई, बिमल ने छोड़ दिया। हरीश बाकी जो काम है वो 10 दिन में कर रहा है। हरीश बचा हुआ काम कितना हुआ, 4 में से 3 डन हो गया, तो बच कितना गया 4 - 3 यानी 1। एक काम हरीश जो है वो कितने दिनों में कर रहा है, 10 दिनों में कर रहा है। तो कहा गया कि हरीश पूरा काम कितने दिनों में करेगा, पूरा काम कितना है 4। एक काम 10 दिन में, तो 4 काम कितने दिन में, 4 × 10 यानी 40 दिन। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये है हमारा एग्जाम अप्रोच। दोनों अप्रोच मैंने आपको डिस्कस कर दिया कैसे करना है, ये एलसीएम मेथड से, ये एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ, राइट। मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए इस तरह से। चलिए, तो ये रहा हमारा एग्जाम अप्रोच। हम एग्जाम अप्रोच फॉलो करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारे पास। देखो ध्यान से, हमारे पास कहा गया है, हमारे पास इतना दे रखा है, हाँ जी इतना दे रखा है। हमें बताना है, किसका मान बताना है, n की वैल्यू बतानी है, यानी n का मान बताना है। कैसे करोगे, आप याद रख लेना, कभी भी ऐसा रूट रहे, मान लेता हूं a, तो इसका मतलब क्या होता है, a पे पावर, रूट का मतलब कितना होता है, हाफ, यही होता है। चलो दूसरी बात, एक और प्रॉपर्टी बता रहा हूं, a पे पावर b पे पावर c रहे, तो ये पावर मल्टीप्लाई हो जाता है b × c। ये दोनों अगर प्रॉपर्टी पता है, इस क्वेश्चन में आसानी से कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। ये दो प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। जैसे देखो ध्यान, ये रूट है, रूट का मतलब क्या लिख सकता हूं, 1/2 पावर, हाँ जी। अब ये भी पता है कि पावर a पे पावर b पे पावर c रहे तो पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, 3 पे पावर क्या हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, n/2 हो गया। और इधर कितना है 729। आपको 1 से लेके 30 तक क्यूब फिंगर टिप्स पे होना जरूरी है। अब जैसे देखो ध्यान से, ये एक्चुअल में है क्या, 9 का क्यूब ही तो है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो ध्यान से, 9 के क्यूब को क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर पे पावर 3, और पावर क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाएगा ये दोनों, तो इसको लिख सकता हूं 3 पे पावर 3 × 2 6। यानी हमारा जो आया मेनली 3 पे पावर n/2 = 3 पे पावर 6। अब देखो ध्यान से, बेस सेम है, बेस सेम है तो क्या होगा, पावर इक्वेट हो जाता है, ये दोनों पावर इक्वेट हो जाएगा, यानी n/2 = कितना हो जाएगा 6, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। हमारा आंसर आ गया। आसानी से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा इजीली। कौन सा है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया। तो कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है तो क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम नहीं फेस करोगे। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या दिया गया है, द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 6, एलसीएम इज इतना। देखो मैं हिंदी में पढ़ने जा रहा हूं, हिंदी में पढ़ता हूं क्योंकि हिंदी में ही आप लोग अंडरस्टैंड करते हो, बिहार के स्टूडेंट्स। तो दो संख्याओं का एचसीएफ कितना है, इतना, उनका एलसीएम कितना दे रखा है, इतना। यदि इनमें से एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या बतानी है। आप फॉर्मूला पढ़े होंगे एलसीएम और एचसीएफ टॉपिक में कि एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई क्या होता है, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर, राइट। ये फॉर्मूला आपको पता होना जरूरी है इस क्वेश्चन के लिए। तो देखो ध्यान से, एलसीएम कितना दे रखा है 84, एचसीएफ कितना दे रखा है 6 = फर्स्ट नंबर कितना है 42, सेकंड नंबर बताना है, सेकंड नंबर मान लेता हूं x। अब देखो कैसे सोल्व करोगे, देखो ध्यान से, 6 से 7 बार में 7 से करोगे 12 × 7 = 84, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12, यानी सेकंड नंबर जो था हमारा वो कितना आ गया 12। बन गया क्वेश्चन आसानी से। कौन सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट।
जो एक्चुअल सेट है ना CGL4 और ये देखो ध्यान से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको इतना पता होना चाहिए कि ये दोनों एग्जाम की बात करूं, बिहार CGL4 और 12th लेवल का जो एग्जाम होगा बिहार SSC कंडक्ट कराएगी, इन दोनों में 25 क्वेश्चंस के सेट आएंगे। यानी मैथ में कितने क्वेश्चन आएंगे? 25। और ये जो BPSC AEDO है ना, इसमें क्या है, एक सेक्शन है मैथ और रीजनिंग का। मैथ और रीजनिंग दोनों मिला के 100 क्वेश्चंस होंगे, तो यानी कि 50 क्वेश्चंस मैथ के होंगे और 50 क्वेश्चंस रीजनिंग के होंगे। हालांकि ये सेग्रीगेट नहीं किया गया, अलग अलग बांटा नहीं गया कि 50 क्वेश्चन मैथ का आएगा, 50 क्वेश्चन रीजनिंग, लेकिन दोनों का मिलाकर के 100 आएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली आप मान सकते हो कि 50 क्वेश्चंस मैथ के अप्रोक्सीमेट रहेंगे, राइट। तो हम लोग इसको लेकर के चल रहे हैं। साथ ही साथ मैं 25 क्वेश्चन की सेट कराऊंगा, साथ ही साथ कभी कभी आपको 4 to 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी कराऊंगा। जैसे आज के सेट में मैंने 30 क्वेश्चन ले रखे हैं, वो 25 क्वेश्चन तो सिमिलर बेस्ड पैटर्न पे होंगे और 5 क्वेश्चन जो एडवांस मैथ से रिलेटेड मैं एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कराऊंगा, ताकि कल को, वैसे तो सिलेबस में आपके एडवांस मैथ है नहीं, लेकिन कल को पूछा जा सकता है, क्योंकि वो 10th बोर्ड होता है, यानी 10th का जो एग्जाम होता है उसमें हालांकि सिलेबस है, इसीलिए मैं उसको भी लेकर के चल रहा हूं, यानी लास्ट में प्रैक्टिस कराऊंगा उसका 5 क्वेश्चन का, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, एक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। क्या कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है? अगर आपसे कभी भी x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू k गिवन हो, आपसे दो चीजें पूछेगा। अगर आपसे x प्लस 1/x बोले, ध्यान से देखना, x प्लस 1/x बोले तो अंडर रूट क्या करते हो, अंडर रूट k प्लस 2 लिखोगे, प्लस माइनस यहां पे क्या लिखोगे मैं बता दे रहा हूं, प्लस माइनस अंडर रूट k प्लस 2, प्लस है तो प्लस लिखोगे। लेकिन अगर ये पावर हाफ करना है और प्लस से माइनस में जाना है तो यहां पे क्या होगा, प्लस माइनस अंडर रूट k माइनस 2। ये रिजल्ट अलजेब्रा का आपको डिस्कस होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको नहीं पता है वो याद रख लेगा। जैसे इस क्वेश्चन में आ जाओ, देखो ध्यान से, यदि इतना इज इक्वल टू दे रखा है 83, हमें इसकी वैल्यू बतानी है। देखो ध्यान से, हमें इसकी वैल्यू बतानी है, बताओ। देखो ये इसको पूरा x मानू, ये 1/x हो गया, तो ये x², ये एक्चुअल में क्या है, देखो ध्यान से, इसको लिख सकता हूं xy का होल स्क्वायर प्लस 1/xy का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दे रखा है 83। देखो ध्यान से, ये x प्लस 1/x का x² प्लस 1/x² इतना है, हमें प्लस से क्या जाना है, माइनस में, पावर हाफ करना है। यहां देखो पावर हाफ करना है तो फॉर्मूला क्या होता है, प्लस माइनस अंडर रूट k माइनस 2, राइट। तो देखो ध्यान से, प्लस माइनस अंडर रूट k क्या है, k है हमारे पास 83। अगर k 83 है तो 83 माइनस 2 यानी 81, तो क्या होगा, प्लस माइनस, ये 81 किसकी वैल्यू होती है, रूट से बाहर निकलेगा 9, क्योंकि हमें पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, इसीलिए हम क्या ले लेंगे, प्लस वाला ले लेंगे, तो 9 आंसर हो जाएगा। क्योंकि ऑप्शन में निगेटिव तो है नहीं, पॉजिटिव वैल्यू लेना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, पावर हाफ का कॉन्सेप्ट। प्लस से प्लस में जाओगे तो प्लस 2 होता है, प्लस से माइनस में जाओगे तो माइनस 2 होता है, राइट। लेकिन पावर क्या करना होता है, हाफ। पावर क्या होता है, हाफ का कॉन्सेप्ट होता है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, द रेशियो ऑफ नंबर, सॉरी यहां पे लिख रहा हूं, एक छोटी कंपनी में महिला कर्मचारियों की संख्या पुरुष कर्मचारियों की संख्या का अनुपात इतना है, यानी महिला और पुरुष यानी फीमेल और मेल, महिला कितनी है, 2:3 रेशियो में है, फीमेल और मेल का रेशियो। आगे बढ़ते हैं, यदि कंपनी में पुरुषों की संख्या 90 है, देन कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या क्या होगी, पुरुषों की संख्या 3 यूनिट। देखो ध्यान से, पुरुषों की संख्या कितनी है, 3 यूनिट, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 90, हमें बताना है टोटल कर्मचारी कितने हैं, 3 और 2 5 यूनिट, 5 यूनिट की वैल्यू 5 से मल्टीप्लाई, जिसका दिया गया उससे डिवाइड, जिसका निकालना है उससे मल्टीप्लाई, 3 से काटोगे 30 बार में कितना हो जाएगा, 30 इंटू 5 यानी 150। टोटल कितने कर्मचारी थे, 150। इस तरह से हम क्वेश्चन को डील कर लेते हैं इजिली। नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या दिया गया है, मेंसुरेशन से क्वेश्चन हालांकि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं डायरेक्टली फॉर्मूला पे बेस्ड। तो देखिए ध्यान से, द एरिया ऑफ सर्किल इज इतना, देन सरकमफेरेंस बताना है। हिंदी में बता दे रहा हूं, एक वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है इतना, देन वृत्त की परिधि बतानी है। बताओ वृत्त का क्षेत्रफल यानी एरिया वो कितना दे रखा है 154, एरिया यानी क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर ये लिख देता हूं यहाँ पे, क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 154। 22 से 7 बार में, देखो ध्यान से, आपको 1 से लेके 30 तक टेबल पता होना चाहिए।
अगर आप चाहते हो ना कि आप इजिली फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लाओ, तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि 1 से 30 तक का टेबल आना चाहिए आपको। 1 से लेके 50 तक आपको स्क्वायर फिंगर टिप्स पे होना जरूरी है। 1 से लेकर के 30 तक आपको क्यूब फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए। और 1 से लेकर के 200 तक की प्राइम नंबर की लिस्ट, प्राइम नंबर की लिस्ट मतलब प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या की लिस्ट आपको आना चाहिए। यानी देखो मैं बता दे रहा हूं यहां पे 1 से लेके 30 तक पहाड़ा आना चाहिए, 1 से लेके 50 तक वर्ग करने आना चाहिए, 1 से 30 तक क्यूब आना चाहिए यानी घन आना चाहिए, और 1 से लेके 200 तक अभाज्य संख्या की लिस्ट पता होनी चाहिए। तो ये देखो ध्यान से, ये कितना हो गया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू 7 49, यानी आर की वैल्यू अंदर रूट 49 यानी 7 आ गया। रेडियस हमारे पास 7 आ गया, तो आप यानी त्रिज्या, त्रिज्या आ गई 7, तो वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि यानी कितना, सरकमफेरेंस यानी वृत्त की परिधि, ये क्या होता है 2 पाई आर होता है। हाँ जी, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस कितना होता है, ये देखो 7, 7 से 7 कैंसिल यानी कितना हो गया 44। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ये तो था बेसिक अप्रोच। देखो ध्यान से, जब मैं एसएससी सीजीएल, सेंट्रल सीजीएल को पढ़ाता हूं, जो एसएससी सीजीएल के स्टूडेंट्स होते हैं उनको जब मैं पढ़ाता हूं, तो एक कॉन्सेप्ट मैं बताता हूं। कॉन्सेप्ट क्या कि देखो ध्यान से, कॉन्सेप्ट क्या कि अगर यहां पे रेडियस, यहां पे सरकमफेरेंस और यहां पे एरिया, क्या रिलेशन होता है वो बता रहा हूं। देखो रेडियस 7 है तो सरकमफेरेंस होता है 44, तो एरिया कितना होता है 154। ये पता होना जरूरी है, ये पता होना जरूरी है। जैसे देखो रेडियस अगर 14, रेडियस ये बेस है, ये बेस है, ये याद होना चाहिए कि अगर रेडियस, देखो ध्यान से याद रखना, सर्किल के केस में, किसके केस में, रुक जाइएगा, सर्किल यानी कि हिंदी में बोल देता हूं वृत्त के केस में क्या होता है, रेडियस अगर 7 है, स्टैंडर्ड वैल्यू है, बार बार रिपीट होता है, तो सरकमफेरेंस कितना होता है 44, यानी परिधि होता है 44 और क्षेत्रफल होता है इतना। मान लेता हूं अब रेडियस डबल 14 आ जाए तो इसका डबल, तो इसका डबल 88, लेकिन एरिया 4 टाइम्स होगा इसका, ये 2 गुना है तो एरिया 4 गुना हो जाता है। अगर इसको 2 गुना करोगे तो ये एरिया 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 616। तो इस तरह से ये रिजल्ट अगर याद होता तो देखो ध्यान से कैसे करते, हमारे पास क्षेत्रफल दे रखा है, एरिया दे रखा है 154, तो डायरेक्टली बोल सकते हो रेडियस कितना होगा 7, और सरकमफेरेंस पूछे यानी परिधि पूछे तो वो कितना होगा 44, क्योंकि हम स्टैंडर्ड डाटा याद रखे हैं तो डायरेक्टली बिना पेन एंड पेपर के ये क्वेश्चन कर सकते थे कि बिना पेन एंड पेपर के, तो ये रिजल्ट जिसको पता होगा वो कर पाएगा। नहीं तो मैंने तो बता तो दिया है, ये तो बता रखा हूं, लेकिन ये बता दिया एक्स्ट्रा पॉइंट ऑफ व्यू से, इसीलिए मैं बोल रहा हूं आपका क्वेश्चंस का लेवल कितना भी बढ़ जाएगा, मैं हर एक एस्पेक्ट्स बताऊंगा ताकि आप किसी भी तरह से क्वेश्चन को करने में एबल हो जाओ। चलिए नेक्स्ट देखो ध्यान से, एक व्यवसायी ने 20 वस्तुएं खरीदी जिनकी लागत 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। बताओ ध्यान से, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस क्या कहा जा रहा है, इक्वल है किसके 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस बराबर है। तो यहां से सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लो, 5 के 20, 5 तिया 15 यानी 4 CP इक्वल टू 3 SP। तो सीपी और एसपी का रेशियो कितना हो जाएगा, यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का, ये हो जाता है सीपी का, ये हो जाता है एसपी का, यानी 3:4। बताओ कितने का प्रॉफिट हुआ, लाभ कितने का हुआ, 1 किस पे, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य पे, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई, 1/3 स्टैंडर्ड वैल्यू है, आपको परसेंटेज में का फ्रैक्शन वैल्यू पता होना चाहिए 33.33% अप्रोक्स, और 33 सही 1/3% एग्जैक्ट वैल्यू, ये दोनों वैल्यू आपको पता होना चाहिए क्योंकि परसेंटेज टॉपिक आपने पढ़ा होगा, राइट। अगर नहीं पढ़े हो, अगर आप देखो ध्यान से, एक चीज मैं बताने जा रहा हूं, अगर आप पूरा का पूरा थ्योरी टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हो ना, टॉपिक वाइज विथ कॉन्सेप्ट, विथ एग्जाम अप्रोच, तो मेरा एक बैच आने वाला है, बिहार एसएससी, जितने भी बिहार एसएससी सीजीएल 4 और इंटर लेवल, और इसके लिए एक कंबाइंड बैच यानी एक सिंगल बैच होगा, उसमें मैं आपको टॉपिक वाइज पूरे के पूरे आपके सिलेबस को कंप्लीट करूंगा, वो पेड बैच होगा, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हो।
मैं आपको ये जो बैच है ये 10 तारीख को लॉन्च करूंगा, 10 सितंबर को लॉन्च करूंगा, तो वहां पे आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ज्वाइन कर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। अदरवाइज ये मोर देन सफिशियंट है, अगर आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो, अगर आपने कहीं से पढ़ा है तो ये मोर देन सफिशियंट है। राइट, ये उनके लिए है जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा है अच्छे से, उनका कॉन्सेप्ट, जिनका भी कॉन्सेप्ट मिसिंग है वो इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, एक टोकरी में रखा गया एक आम हर 1 मिनट में दोगुना हो जाता है। देखो हर 1 मिनट में क्या हो रहा है, दोगुना, हर 1 मिनट में क्या हो रहा है, दोगुना हो जाता है। यदि टोकरी 30 मिनट में आमों से पूरी तरह भर जाती है, यानी भाई 30 मिनट में टोकरी पूरी तरह से भर जाती है, तो टोकरी कितने मिनट में आधी भर गई थी, टोकरी कितने मिनट में आधी भर गई थी। 90% लोग इस क्वेश्चन का गलत आंसर करते हैं, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट सही है, क्वेश्चन बनाने में नहीं प्रॉब्लम होगी। खुद सोचो, देखो ध्यान से, कहा गया कि देखो ध्यान से 30 मिनट, अगर मैं बात करूं 30 मिनट की बात करूं, तो 30 मिनट में टोकरी जो है वो पूरी भर जाती है, पूरी भर जाती है। तो कहा जा रहा है कि आधी कब भरेगी, और एक कंडीशन है कि प्रत्येक यानी हर 1 मिनट में क्या हो रहा है, दोगुना आम हो रहा है। टोकरी में रखा हुआ आम, एक आम प्रत्येक हर मिनट में दोगुना हो रहा है। अब खुद सोचो तो कितना टाइम लगेगा। बहुत सारे लोग गलत सोचते हैं, देखो ध्यान से, सिर्फ देखो ध्यान से, अगर इससे 1 मिनट कम करूं तो 29 मिनट होगा, 29 मिनट होगा। क्या टोकरी 29 मिनट में आधी भर जाएगी, क्या टोकरी 29 मिनट में आधी भर जाएगी या नहीं भर जाएगी, तो मैं बोलूंगा भर जाएगी। कैसे भर जाएगी, रीजन देखो ध्यान से, प्रत्येक हर एक 1 मिनट पे टोकरी जो आम है वो दोगुना हो जा रहा है, एक आम। तो देखो ध्यान से, अगर 29 मिनट में आधा भर रहा है, ध्यान से समझना, मैं कंडीशन बता रहा हूं, तो जैसे ही 1 मिनट लगेगा तो क्या हो जाएगा, 30 मिनट, यानी 1 मिनट में आम क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है। आधी थी तो इसका डबल क्या हो जाएगा, पूरा भर जाएगा। खुद सोचो भाई, 1 मिनट में टोकरी का आम जितना है वो क्या हो रहा है, एक आम दोगुना हो जा रहा है। तो जितना भी टोकरी में भरा हुआ आम है, अगर टोकरी आधी भरी है, जैसे ही हम 29 मिनट से 1 मिनट और जाएंगे तो 30 मिनट होगा, और आम क्या हो जाएगा, डबल। तो डबल हो जाएगा, आधी भरी थी टोकरी, पूरी भर जाएगी, डबल हो जाएगा। तो यानी क्या होगा, कॉन्सेप्ट 29 मिनट लगेंगे, यानी टोकरी को भरने में, आधी भरने में कितने मिनट लगे थे, 29 मिनट। और जैसे ही 30वां मिनट जाएगा वो टोकरी पूरी तरह से भर जाएगी, क्योंकि आम क्या हो जा रहे हैं, डबल हो जा रहे हैं। आम जो हो रहा है दोगुना हो जा रहा है, राइट। आधी भरी थी 29 मिनट तक, 30 मिनट, 1 मिनट जैसे ही जाएगा डबल हो जाएगा आम, यानी पूरी भर जाएगी। कॉन्सेप्ट समझे। 90% लोग इसका गलत आंसर दे देते हैं, तो वो चीजें आपको नहीं करनी है, राइट। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, भाई 30 मिनट में पूरी भर रही है तो क्या करेंगे, इसका आधी भरनी है, इसका आधा कर दो, यानी 15 मिनट, आंसर मार दोगे, गलत हो जाएगा। क्योंकि ये कंडीशन भी तो याद रखो क्या कहा गया है, ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है। 90% लोग कंडीशन को इग्नोर कर देते हैं। अब समझ में आया। तो ये लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन था, यानी कॉमन सेंस, रीजनिंग अप्लाई करो। कॉमन सेंस यानी थिंकिंग, रीजनिंग जानते हो क्या होता है, थिंकिंग इज कॉल्ड रीजनिंग, राइट। यानी थिंक करना, सोचने की एबिलिटी, उसको मैं बोलता हूं लॉजिकल अप्रोच, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से क्या दे रखा है, हमें इसका क्या बताना है, इसका मान बताना है। का मान इतना, रुको रुको, हिंदी में गड़बड़ लिख दिया क्या। अच्छा, यहां पे ये लिखा हुआ है, ये वाला हटा दो, यहां पे रुक जाओ, हिंदी में गड़बड़ ये लिखा हुआ है, ये इसके साथ है का मान। अब यहां पे मान लिख देना, हिंदी में टाइपिंग गड़बड़ है, का मान है, राइट, बाद में मान है। देखो ध्यान से बताओ, पहले इसको क्या करोगे, a प्लस बी, ए माइनस बी, तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 2 18, माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, ये रहा का, यानी ऑफ। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, क्या हो गया 13 प्लस 15। अब देखो ध्यान से, ये कितना रहा, 18 माइनस 4 14, 14 इंटू 13 प्लस 15। अब एक तो तरीका है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पूरा सोल्व करते हैं। देखो यूनिट डिजिट चेक कर लो, अलग अलग है यूनिट डिजिट, हाँ जी, तो यूनिट डिजिट पे काम कर लो। 4 3 12 यानी 2,
प्लस यहां पे यूनिट डिजिट 5, यानी यूनिट डिजिट क्या आना चाहिए 7। यूनिट डिजिट 7 किसका है, एक ही ऑप्शन में है। अगर मल्टीप्लाई भी करना पड़ जाए तो आप कर सकते हो 14 इंटू 13 प्लस 15। देखो कैसे करोगे, 14 का मल्टीप्लाई, 14 तिया 42, 14 और 4 18 प्लस 15 यानी कितना हो जाएगा 197 ही तो होगा ऐड करोगे तो आप ऐड भी कर सकते हो, लेकिन टाइम क्यों बर्बाद करोगे। यूनिट डिजिट अगर अलग अलग है, इकाई का अंक अलग अलग है तो सोल्व कर लो उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्या दिया गया है, एक स्कूल में 60% छात्र एक परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं। ओके, यदि अनुत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या इतनी है तो उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या कितनी होगी बताओ। 60% लोग तो पास हो रहे हैं, 60% हिंदी उत्तीर्ण यानी पास हो गए, तो अनुत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या इतनी है। बताओ 60% पास हो गए तो कितने फेल हो गए, 40% उत्तीर्ण हो गए। 40% की वैल्यू दे रखी है 240। हमें क्या चाहिए, उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या चाहिए, यानी कितने कैंडिडेट पास हुए हैं, तो वो पास हुए हैं 60%। 60% वैल्यू निकाल दो, 40 इंटू 6 यानी 36, यानी 360 उम्मीदवार क्या हुए हैं, पास हुए हैं, यानी उत्तीर्ण हुए हैं। बन गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या दे रखा है, इतना मीटर की लंबाई का कालीन है। ओके, इसमें से इतना मीटर लंबाई के कितने छोटे कालीन के टुकड़े काटे जा सकते हैं। हाउ मेनी, या अगर मैं बात करूं कि सिंपल इतना मीटर का एक लंबा कालीन है, इसमें इतने मीटर का कितने कालीन के टुकड़े काटे जा सकते हैं, कितने नंबर ऑफ टुकड़े कितने काटे जा सकते हैं। तो सबसे पहले कालीन की लेंथ कितनी है, इतनी, उसको एक कालीन को बनाने के लिए लेंथ की जरूरत है इतनी, उससे क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे तो बन जाएगा। देखो ध्यान से, 20 दूनी 40 और 5 45/2, उसके एक कालीन की लेंथ से डिवाइड कर दो, 4 दूनी 8 1 9/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये कितना रहा 45/9 यानी कितना 5, यानी कितने छोटे छोटे टुकड़े कालीन के बनाए जा सकते हैं 5। ये रहा हमारा आंसर, आसानी से बन गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, दो संख्याओं के बीच का अनुपात 3:5 है, एलसीएम दे रखा है इतना, देन हमें बताना है दोनों संख्या बतानी है। देखो ध्यान से, 3:5 का अनुपात है, यानी वेरिएबल ले लो 3x 5x, एलसीएम क्या होगा, एलसीएम में पहले x कॉमन है तो कॉमन, इन दोनों में कुछ भी कॉमन है तो मल्टीप्लाई 3 × 5 × x, एलसीएम कितना, ये एलसीएम हो गया, और एलसीएम कितना दे रखा है 120। हाँ जी, तो कितना हो गया 15 15 8 120, यानी x की वैल्यू 8 आ गया। हाँ जी, अगर x की वैल्यू 8 आ गया तो वो नंबर क्या होगा, नंबर हमारा है 3x यानी 3 × 8 यानी 24, 5 × 8 यानी 40, यानी नंबर क्या हो गया 24 और 40, यानी आपका आंसर हो गया 24 40। बन गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो ध्यान से, 12 के बाद 13 पे आओ। 13 में क्या दे रखा है, ध्यान से देखो, जब एक छोटी संख्या एक बड़ी संख्या को विभाजित करती है तो 6 का भागफल और 5 का शेषफल मिलता है। यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर इतना है देन छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो ध्यान से, सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझना। मान लेता हूं दो नंबर जो है ए और बी है, ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है बी से, बड़ी संख्या को, बड़ी संख्या ए है उसको छोटी संख्या से भाग दोगे तो देखो ध्यान से, भाग दोगे तो 6 का भागफल आएगा और 5 का शेष आएगा। देखो ध्यान से, 6 का भागफल आएगा और क्या होगा, ये 5 का शेष, 5 शेषफल बचेगा। तो आप एक चीज जानते हो, क्या क्या जानते हो, ये पढ़े हो, भाज्य इज इक्वल टू, भाज्य इज इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेष, ये जानते हो, पढ़े हो। हिंदी में मेरे को देखो थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है, इसीलिए मैं थोड़ा सा आपको इंग्लिश में भी बता दूंगा। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, राइट, यानी भाज्य इज इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेष। भाज्य क्या है, किसमें बड़ी संख्या में भाग दे रहे हो, तो ये a इज इक्वल टू भाजक कितना है जिससे भाग दिया जा रहा है, ये b, कितना भागफल है 6, प्लस शेष कितना बचा 5, यानी a इज इक्वल टू लिख सकते हो 6b + 5 अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हमने लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं, दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, इतना, संख्याओं का अंतर, अंतर क्या होता है, बड़े में से छोटा, यानी a - b दे रखा है कितना 1540। तो अब देखो ध्यान से, a की जगह पे रख सकता हूं ये,
तो रख दो ए की जगह पे 6b प्लस 5 माइनस बी इज इक्वल टू 1540। हाँ जी, तो ये कितना हो जाएगा 6b माइनस बी यानी 5b इज इक्वल टू 1540 माइनस 5 यानी 1535, यही होगा। 5 से काटोगे 5 तियां 15, 0 5 7 35 यानी बी की वैल्यू मिल गई। बी की वैल्यू कितनी 307। हमारा छोटा संख्या कौन था, यही तो था छोटा संख्या, क्यों ए बड़ा था बी से हमारा, तो बी स्मॉलर यानी छोटी संख्या यही मिल जाएगी। देखो भाई बहुत मेहनत करके मैं हिंदी में बोल रहा हूं हर चीज, तो आपको क्या करना है, जो भी स्टूडेंट्स मेरे को जानते हैं, आपको पता है कि मैं इंग्लिश टर्म पढ़ना पसंद करता हूं, बट फिर भी आपके लिए मैं हिंदी में पढ़ करके, ये वर्ड तो मैं लिखता ही नहीं था कभी भी, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, बट आपके लिए मैं कर रहा हूं इतना, तो आपका काम है कि वीडियो को शेयर और सपोर्ट कर दिया करो, क्योंकि बहुत मेहनत करके मैं हिंदी वर्ड बोल रहा हूं, मतलब कोई समझाता हूं हिंदी में ही हूं, लेकिन मुझे ये पसंद है, कोसेंट दे रखा है 6, रिमाइंडर दे रखा है 5, ये मेरे को पसंद है, बट फिर भी आपके लिए मैं ये कर रहा हूं, ताकि बिहार के स्टूडेंट्स भी मेरे चैनल को समझें कि किस तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूं, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच सिखाता हूं कि एग्जाम में कम टाइम में क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। एक बैंक एक व्यापारी को 5 साल के लिए इतना रुपए की राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से ऋण प्रदान करता है, तो भुगतान किया जाने वाला साधारण ब्याज क्या होगा। साधारण ब्याज बताना यानी सिंपल इंटरेस्ट बताना है। आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट कैसे करोगे, प्रति वर्ष की दर से। देखो ध्यान से, सिंपल इंटरेस्ट कैसे करोगे, देखो 1 साल में 5%, तो 5 साल में कितना परसेंट ब्याज मिलेगा, 5 साल में कितना परसेंट ब्याज मिलेगा, तो 5 इंटू 5 यानी कितना 25% ब्याज मिलेगा। अब ब्याज किस पे मिलता है, प्रिंसिपल यानी मूलधन पर। प्रिंसिपल यानी मूलधन कितना है 12 50 1 2 3, इसी का 25% निकालना है, तो सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा, साधारण ब्याज मिल जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब कैसे मल्टीप्लाई करोगे, देखो ध्यान से, 125 इसको मैं बोल सकता हूं, देखो ध्यान से, इसको लिख सकता हूं 5 इंटू 5। हाँ जी, 125 5 कितना होता है 625, और 2 जीरो तो ऐसे ही रहा इंटू 5। अब 625 का मल्टीप्लाई करोगे 5 में, तो 25 5 125 कैरी हो गया, 1 6 5 30 और 1 31, इतना डबल जीरो, यानी इतना जो है सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, यानी साधारण ब्याज मिलेगा। कौन सा आंसर हो गया देख लो, ये होता है रेट परसेंट इनटू टाइम, ब्याज की दर इनटू समय होता है सिंपल इंटरेस्ट इन परसेंटेज। ये जो आपको पता होना चाहिए, राइट। तो वही तो किए हैं, 1 साल में 5%, 5 साल में कितना ब्याज मिलेगा 25%। 25% निकालना है किसका, प्रिंसिपल का यानी मूलधन का, निकाल दोगे। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, ध्यान से देखो, 5,000 रुपए 10% प्रति वर्ष की दर से 3 साल के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर बताना है। देखो ध्यान से, एक स्टैंडर्ड डाटा आपको पता होना चाहिए। देखो ध्यान से, 10% 1 साल का, तो 3 साल में कितना होगा सिंपल इंटरेस्ट 30%। ये क्या हो गया साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट का डाटा याद होना चाहिए। ये अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 10% है, तो देखो ध्यान से, 2 साल के लिए क्या होगा, 3 साल के लिए क्या होगा, 4 साल के लिए क्या होगा। ये बेसिक स्टैंडर्ड डाटा है, इसीलिए याद होना चाहिए। 2 साल के लिए होता है 21%, 3 साल के लिए होता है 33.1%, और 4 साल के लिए होता है 46.41%। ये बेसिक स्टैंडर्ड डाटा है। तो देखो ध्यान से भाई, 3 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना है इतना, तो 3 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा 10% के हिसाब से 30, इतना। जो मैंने बोला कि आपको ये स्टैंडर्ड डाटा याद होना चाहिए, 3 साल की बात बोला गया है इस क्वेश्चन में। अब देखो ध्यान से, ये रहा डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस कितने का रहा, डिफरेंस 33.1 माइनस इतना, यानी कितना 3.1% का डिफरेंस रहा। यही तो डिफरेंस रहा, यही तो अंतर रहा दोनों में। किसमें, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में, यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में। और यही तो चाहिए था हमें, डिफरेंस ही तो चाहिए था। किसका डिफरेंस, प्रिंसिपल पे डिफरेंस निकलेगा, यानी मूलधन पे। प्रिंसिपल कितना, मूलधन कितना, इतना, इसका 3.1% निकाल दो, यही डिफरेंस आएगा। परसेंट 3.1% मतलब डिवाइड बाई 100, एक और डेसिमल हटाओगे तो यहाँ पे 0, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 31 इंटू 5 यानी कितना 155 रुपया आ जाएगा। क्या हमें कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, नहीं, प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ी, आसानी से क्वेश्चन बन गया।
155 रुपया, रुक जाओ, 155 रुपया। एक फॉर्मूला से भी कर सकते थे, देखो फॉर्मूला मैं बता दे रहा हूं, डिफरेंस किसमें, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में 2 साल के लिए क्या होता है उसका भी फॉर्मूला बताता हूं। डिफरेंस जो होता है 2 साल के लिए पी आर बाई 100 का होल स्क्वायर होता है, और 3 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में जो डिफरेंस होता है वो होता है पी आर बाई 100 का होल स्क्वायर, 300 प्लस आर बाई 100। तो आप चाहते तो ये वाला फॉर्मूला भी यूज करके आप क्वेश्चन बना सकते थे, 3 साल के लिए डिफरेंस का डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते थे। ये वाला करके दिखा दूं क्या, देखो ध्यान से, यहां पे डिफरेंस इज इक्वल टू, फॉर्मूला आप जानते हो ये वाला 3 साल के लिए है और 2 साल के लिए, दोनों फॉर्मूला याद होना चाहिए। एक तो मैंने कॉन्सेप्ट वो बता दिया, दूसरा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कर लो। तो देखो ध्यान से, डिफरेंस क्या होता है, पी यानी प्रिंसिपल 5000 इंटू आर बाई 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, यानी 10 बाई 100 का होल स्क्वायर, इंटू क्या होता है 300 प्लस आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10 बाई 100। अब देखो ध्यान से, ये देखो ध्यान से 5000 रहा, राइट, इंटू इससे कैंसिल 1/10, 2 बार स्क्वायर है तो 1/10 1/10, ये कितना हो जाएगा 310 बाई 100। हाँ जी, देखो ध्यान से, 2 जीरो, एक 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, क्या आ गया 5 इंटू 31, यानी कितना हो गया 155 हो गया। तो मैं आपको फॉर्मूला मेथड भी बता दिया हूं, अगर किसी को ये डाटा, ये वाला डाटा याद नहीं होता, अगर ये वाला याद नहीं होता तो आप क्या कर सकते थे, फॉर्मूला मेथड भी जा सकते थे, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, ट्रेन से रिलेटेड है क्वेश्चन, देखो क्या कहा गया है, ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन। 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही ट्रेन ए ने 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशा में अपोजिट डायरेक्शन में चल रही ट्रेन बी को पार किया। दोनों ट्रेन ने 30 सेकंड में एक दूसरे को पार करना समाप्त कर देते हैं, यानी 30 सेकंड में एक दूसरे को क्रॉस कर लेते हैं दोनों ट्रेन। यदि ट्रेन ए की लंबाई दे रखी है 300, देन ट्रेन बी की लंबाई बतानी है। अब बताओ, सिर्फ देखो ध्यान से, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम आप जानते हो, इसी पे कर लोगे ट्रेन का क्वेश्चन, लेकिन कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। डिस्टेंस में क्या होगा, ट्रेन ए की लंबाई और ट्रेन बी की लंबाई। ट्रेन ए की लंबाई कितनी है 300, प्लस ट्रेन बी की लंबाई मान लेता हूं एल है, यही एल निकालना है। स्पीड अपोजिट डायरेक्शन यानी विपरीत दिशा में स्पीड ऐड हो जाता है, तो स्पीड ऐड होगा तो कितना होगा, एक की स्पीड 80 दूसरे की 70, ये किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई, और टाइम कितना लग रहा है 30 सेकंड। तो ये रहा हमारा। अब सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि हमें लेंथ चाहिए था मीटर में, किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलना है 5/18 से मल्टीप्लाई। अब देखो ध्यान से, 300 प्लस एल ये रहा इज इक्वल टू, ये कितना हो गया 150 हुआ, इंटू 5/18 इंटू 30। देखो ध्यान से समझना बात को, 3 से काटोगे 10 बार में, 3 से काटोगे 6 बार में, 25 छाके 150 होता है। हाँ जी, यानी देखो ध्यान से 300 प्लस एल इज इक्वल टू 25 5 125 इंटू 10 यानी 1250। तो एल की वैल्यू मिल जाएगी 1250 में से 300 माइनस कर लो, यानी कितना हो गया 950। यानी ट्रेन जो बी था उसकी लंबाई कितनी आ गई, ट्रेन बी की लंबाई 950। चेक कर लो 950 किस में। मजा आया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से क्या दे रखा है, एक बेलनाकार टैंक की क्षमता इतना है मीटर क्यूब है, त्रिज्या दे रखी है इतनी, तो टैंक की गहराई यानी हाइट बताना है, यानी डेप्थ बताना है। आपको पता है सिलेंडर के बारे में, नहीं पता है तो मैं बता देता हूं, देखो ध्यान से। सिलेंडर यानी हिंदी में जिसको बोलते हैं बेलन, यहां पे देखो ध्यान से क्या क्या होता है सिलेंडर के बारे में। पहले वॉल्यूम यानी आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। कर्व सरफेस एरिया हिंदी में बोल रहा हूं, लिख लीजिएगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ये क्या होता है 2 पाई आर एच। टोटल सरफेस एरिया ये क्या होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, यानी टोटल सरफेस एरिया का मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये वॉल्यूम यानी आयतन। और बेलन का डायग्राम क्या होता है, इस तरह से ये बेलन होता है जिसका ये वाला रेडियस होता है यानी त्रिज्या, और ये वाली यहां से लेके यहां तक ये होती है हाइट यानी ये।
तो हमें इतना बेलन के बारे में आपको नॉलेज होना जरूरी है। यानी ये, अब भाई इतना मेहनत कर रहा हूं, हिंदी में बोल रहा हूं, देखो मेरे को पसंद है ये, लेकिन आप लिख लीजिएगा, बता भी रहा हूं, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, वॉल्यूम यानी कि आयतन। बहुत मैंने हिंदी बोलने की कोशिश किया हूं। अब देखिए ध्यान से, आपको हर चीज समझ में आएगा। देखो ध्यान से, टंकी की क्षमता यानी वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है 2376 यानी आयतन, आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आर स्क्वायर, त्रिज्या दे रखी है 21, तो 21 इंटू 21, कौन सा फॉर्मूला आयतन वाला, हम ये वाला यूज कर रहे हैं। अब देखिए ध्यान से, इंटू डेप्थ यानी हाइट, यानी वही गहराई निकालनी है, यही निकालना है। अब कैसे सोल्व करोगे, देखो ध्यान से कैसे सोल्व करोगे, 11 7 से काटोगे तो पहले 3 बार में हो जाएगा, राइट। पहले 3 से 7 6 13 दो 15, 7 6 13 3 16 दो 18, 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 से काट लो, 3 7 21, 3 9 27, 3 दूनी 6, ये रहा। अब देखो 11 दूनी 22, 11 से 11 7 77, 11 दूनी 22। अब क्या करूं, 21 इंटू, रुको किससे काटा जाए, 2 से काट लूं, 2 से काटूंगा तो 36 हो गया, यानी 36 इज इक्वल टू 21 इंटू एच, 3 से काटोगे 12 3 36, 3 से काटोगे 7, यानी हाइट कितना आ जाएगा, गहराई कितना आ जाएगा 12/7। अब 7 का भाग कर लोगे, 7 इकाई 7, 1 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन है, पूरा सोल्व मत करो, 1 पॉइंट समथिंग, ये 2 पॉइंट समथिंग था, ये 5, ये 3 पॉइंट समथिंग है, गलत, यानी 1 पॉइंट समथिंग यानी 1.71 अप्रोक्सीमेट आ जाएगा। क्यों हम पूरा सोल्व करके अपना टाइम बर्बाद करें, मैं देख रहा हूं पहला ही 1 टाइम्स जाएगा, तो 1 वाला आंसर होगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखो ध्यान से, क्या कहा गया क्वेश्चन में पढ़ो, दो संख्याओं का योग इतना है, उसका अंतर इतना है, तो हमें संख्याओं का अनुपात बताना है। दो संख्या मान लेता हूं ए और बी है, दोनों का सम यानी योग कितना है इतना, दोनों का अंतर कितना है वो है 15। तो पहले क्या करूं, दोनों संख्या निकाल लूं, पहले इन दोनों को ऐड करूंगा, तो ऐड करूंगा तो बी से बी कैंसिल, ए और ए 2a, यहां पे ऐड करूंगा तो 25 और 15 कितना हो गया 40, तो a की वैल्यू कितनी मिल गई 20। अगर a 20 है, किसी में रख लो, अगर a 20 है तो b 15 आने के लिए b कितना होगा 5 होगा, तभी तो माइनस 15 5 यानी 15, यानी b कितना हो गया 5 हो गया। हमें दोनों मिल गया, a और b मिल गए, रुको a भी मिल गया b भी मिल गया। अब हमें चाहिए क्या, दोनों का अनुपात, a/b का अनुपात निकाल दो, यानी 20:5 आ गया, 5 से काटोगे यानी 4:1, यानी 4 और 1 आपका आंसर हो जाएगा। देखो कितना मजेदार से आसानी से हमने क्वेश्चन को डील कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, ये दे रखा है, इसका एक फॉर्मूला होता है, देखो ध्यान से, x + 1/x अगर k है, पावर डबल करना है, यानी पावर डबल करना है, प्लस से प्लस में जाना है, तो फॉर्मूला होता है k² - 2। ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, अलजेब्रा का बेसिक सा फॉर्मूला है। अब देखो ध्यान से, ये x + 1/x यानी ये दे रखा है k, तो हमें पावर डबल प्लस से प्लस में जाना है, फॉर्मूला क्या होगा k² - 2, k की वैल्यू कितनी है 9, 9 का स्क्वायर माइनस 2, 81 - 2 यानी 79, आपका आंसर हो जाएगा 79। चेक कर लो 79 कौन सा आंसर है, वो है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। तो आई होप ये फॉर्मूला पता होगा, क्वेश्चन आसानी से कर लोगे। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, आपको एक फॉर्मूला बेसिक सा तो हर जगह पता है कि a² - b², ये इंटू माइनस बी, ये आपको फॉर्मूला पता है। अगर ये फॉर्मूला पता है, ये सूत्र पता है, अब देखो हिंदी में फॉर्मूला को सूत्र कहते हैं, चलो ये फॉर्मूला यानी सूत्र पता है, तो a² - b² क्या होगा, एक बार a + b होगा तो 0.27 + 0.13, एक बार a - b होगा तो 0.27 - 0.13, और नीचे क्या लिखा हुआ है 0.27 + 0.13। देखो ध्यान से, ये तो दोनों कैंसिल हो गया, सेम लिखा हुआ था। अब इसमें से इसको माइनस करोगे तो 0.27 में से 13 माइनस करोगे तो 14 आएगा, तो 0.14 आ जाएगा आपका आंसर। चेक कर लो 0.14 कौन सा है, ऑप्शन सी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, एक कक्षा में 48 छात्र हैं, एक विशेष दिन केवल 3/8 छात्र ही उपस्थित होते हैं, तो अनुपस्थित छात्रों की संख्या बताओ। भाई 48 छात्र हैं टोटल,
क्या हो रहा है, 3/8 ही प्रेजेंट हो रहे हैं, तो अब्सेंट कितने हैं, यानी 3/8 यानी 8 में से 3 तो क्या हो रहे हैं, उपस्थित। तो अनुपस्थित कितना हो गया, 8 - 3 5, यानी 5 आउट ऑफ 8। बस यही निकालना है, 8 से 6, यानी 30 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अब्सेंट हैं, यानी जो क्या हैं, अनुपस्थित हैं। ये बन गया आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से क्या दिया गया है। पहले बताओ, पहले हम क्या करेंगे, बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो 3 का स्क्वायर 9, 9 + 17, 17 और 9, 9 7 26, यानी ये प्लस का 26 हो गया। अब देखो ध्यान से, अब उसके बाद क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ध्यान से, 15 चौके 60, 15 और 6 21, 210 ये रहा, -30 ये रहा, +26 ये रहा। अब एडिशन करते हैं, पहले इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 26 और 10 36, 236 - 30 यानी कितना हो गया, 206। आपका आंसर हो जाएगा। तो ये सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एक बिहार के एग्जाम में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से क्या दिया गया है, समझो बात को। एक कंपनी में 15 पुरुष कर्मचारी या का मतलब इंग्लिश में होता है और, देखो ध्यान से और दे रखा है, 20 महिला कर्मचारी 26 दिनों में एक परियोजना को पूरा कर सकते हैं। 30 पुरुष तथा 30 पुरुष और का मतलब एंड 12 महिला कर्मचारी एक साथ मिलकर परियोजना को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखो ध्यान से, जब भी और वर्ड आ जाए या वर्ड आ जाए, हिंदी में देखो या दिखा देता हूं, हिंदी में या आ जाए, इंग्लिश में और आ जाए, तो इसका मतलब क्या होता है। देखो ध्यान से, 15 मैन, पुरुष यानी मैन, या मतलब इक्वल, 20 महिला यानी वोमेन, यानी 15 मैन 20 वोमेन के बराबर है, या तो 15 मैन या तो 20 वोमेन 26 दिनों में कार्य को परियोजना को कंप्लीट करते हैं। तो पहले इन दोनों को इक्वल करें, और है तो इक्वल करेंगे, या रहे तो भी इक्वल। 5 से काटोगे, 5 × 15, 5 चौके 20, यानी कितना, 3 मैन = 4 वोमेन। यहां से मैन और वोमेन की इफिशियंसी मिल जाएगी, मैन और वोमेन, मैन का ये हो गया, वोमेन का ये हो जाता है। ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन जानते होगे बेसिक सा। तो मैन और वोमेन की क्या मिल गई हमारे पास, इफिशियंसी, इफिशियंसी यानी क्षमता, क्षमता मिल गई। तो अब किसी से निकाल लो, ये देखो ध्यान से, इसको लेकर के चलो, 15 मैन, या तो आप इसको भी लेके चल सकते थे, 15 मैन कितने दिन में काम को कर रहे हैं, 26 दिनों में काम को कर रहे हैं। इसी काम को किससे कराना है, 30 आदमी और 12 महिला, 30 आदमी यानी 30 मैन प्लस 12 12 महिला यानी वोमेन, काम को कितने दिन में करेंगी, मान लेता हूं x दिन में करेंगी। बस यही चीज को सोल्व करना है। मैन की इफिशियंसी 4, वोमेन की इफिशियंसी 3, यानी औरत की 3। तो मैन और औरत के, मैन के जगह पे 4 रखेंगे, औरत की जगह पे 3। तो 15 × 4 × 26 इक्वल टू, यहां पे देखो ध्यान से, 30 × 4 यानी 120 प्लस 12 × 3 यानी 36 × x। अब देखो ध्यान से, 15 × 4 यानी ये हो गया 60, 60 × 26 इक्वल टू 156 × x। अब देखो ध्यान से, आपको मैंने एक स्टैंडर्ड डाटा, अगर आप मेरे स्टूडेंट्स होते, पढ़े होते मेरे से कभी भी पेड कोर्स, तो मैं कई बार स्टैंडर्ड डाटा याद करवाता हूं। 12 × 13 होता है 156, 15 × 12 होता है 180। ये फिंगर टिप्स पे याद कर लेना, आप भी, बार बार रिपीट होता है, राइट। 11 × 12, सॉरी 12 × 13 हो गया। चलो अब देखो ध्यान से, हाँ 45 × 4 कितना होता है 180, 36 × 5 कितना होता है 180। तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू बार बार रिपीट होता है, इसीलिए मैंने इसको बता दिया। 11 × 12 कितना होता है 132, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। इतना आपको याद होना चाहिए फिंगर टिप्स पे, तो क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाता है। कैसे, देखो ध्यान से, कैसे, देखो ध्यान से, मैं सोल्व कर रहा हूं। 12 × 5 = 60, 12 × 13 होता है 156, 13 दूनी 26, तो x की वैल्यू 5 × 2 10, यानी कैलकुलेशन में हेल्प मिलता है। और ये स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड का मतलब बार बार रिपीट होता है एग्जाम में, इसीलिए मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूं याद रख लो। अब समझ में आया याद रखने का फायदा। चलिए नेक्स्ट, दो संख्याओं का योग, देखो ध्यान से, दो संख्याओं का योग है 16, उनका गुणनफल है 63, तो उनके व्युत्क्रम का योग बराबर कितना होगा। दो संख्याओं का योग मान लेता हूं, दो संख्या a और b है, तो a + b कितना दे रखा है 16, उनका गुणनफल a और इंटू b का प्रोडक्ट कितना है 63। तो हमें क्या बताना है, देखो ध्यान से,
सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल यानी उनके व्युत्क्रम का, व्युत्क्रम यानी उल्टा, ए का उल्टा 1/a, बी का उल्टा 1/b, उनका योग बताना है यानी ऐड करना है, ये बताना है। तो कैसे लिख सकते हो इसको, देखो ध्यान से। एलसीएम लोगे तो क्या होगा, ए बी, ऊपर क्या हो जाएगा बी प्लस ए। अब देखो ध्यान से, ए बी प्लस ए पता है कितना है 16 और ए बी कितना है 63, तो क्या हो जाएगा ऊपर 16 नीचे 63, यही आपका आंसर हो जाएगा। बताओ क्या कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी इसमें, नहीं करनी पड़ी। 16/63 कौन सा है देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, आपके स्क्रीन पे क्या दे रखा है, इतना माइनस इतना, देखो ध्यान से 250 का इतना परसेंट, 250 का मतलब मल्टीप्लाई, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, 27% यानी 27/100 माइनस 1000 का यानी मल्टीप्लाई, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, का मतलब मल्टीप्लाई, 0.02% मतलब डिवाइड बाई 100, यही निकालना है। देखो ध्यान से कैसे सोल्व करोगे, 25 चौके 100 या 25 चौके 100, 25 दहा में 270/4 ये रहा, राइट, माइनस, देखो डेसिमल हटाओगे तो 2 जीरो और आ जाएगा। देखो ध्यान से, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, कितना आ गया 2/10 आ गया, 2/10। 2/10 को मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, चलो देखो ध्यान से, लिखने क्या है, 2 से काट लो, 2 2 जा 2 से, 13 दूनी 26, इतना आ गया। अब देखो इसको भाग करने जा रहा हूं तो कितना हो गया, 2 छक्के 12, 2 साते 14.5 माइनस ये 2/10 का मतलब क्या हो गया 0.2, माइनस करोगे तो 67.5 माइनस 3, 5 माइनस 2 यानी 3। आप जैसे मर्जी आप एलसीएम लेके भी कैलकुलेशन कर सकते हो, मैंने जिस तरह से आया मैंने उस तरह से कर दिया, राइट। तो ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। नेक्स्ट देखो ध्यान से, आपको पता है कि इन दोनों के पेपर में यानी बिहार सीजीएल 4 और 12th लेवल के एग्जाम में 25 क्वेश्चंस होते हैं। अगर मैं जनरल की बात करूं तो एडवांस मैथ के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन इन फ्यूचर पूछे जा सकते हैं, इसीलिए मैं हर एक शिफ्ट में 25 क्वेश्चन तो कराऊंगा 5 से 6 क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी कराऊंगा जो एडवांस मैथ से रिलेटेड होगा। एडवांस मैथ यानी जिसमें अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, 2D 3D, रेगुलर पॉलीगन, इस तरह से जितने भी क्वेश्चन आते हैं, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, ये सारे चीजों से उसके भी 4 से 5 क्वेश्चन करा दूंगा, ताकि इन फ्यूचर अगर क्वेश्चन आ भी जाए तो आप डील करने के लिए रेडी रहो। तो देखो ध्यान से, हमारा हो सकता है डन हो गया यहीं पे, लेकिन फिर भी ये करके जाना है, सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस फॉर एडवांस मैथ फॉर प्रैक्टिस ओनली, राइट, प्रैक्टिस करने के लिए है, कल को सिलेबस से थोड़ा इधर उधर भी पूछे तो आप रेडी रहो। जैसे देखो ध्यान से, हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को करने के लिए ट्रिगो का फॉर्मूला पता होना चाहिए। कंडीशन क्या होता है, इफ a प्लस बी, दो एंगल का सम 90 डिग्री हो तो साइन a किसके बराबर होता है, cos b के बराबर होता है। साइन a इक्वल टू cos b, tan a इक्वल टू क्या होता है, cot b के बराबर, sec a किसके बराबर होता है, cosec b के बराबर होता है। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ये फॉर्मूला पता होना जरूरी है ये। लेकिन कंडीशन कब होगा, इफ a प्लस बी दोनों एंगल का सम क्या होना चाहिए 90 डिग्री। जैसे देखो इस क्वेश्चन में साइन a इक्वल टू कॉस बी, a प्लस बी 23 और 67 90 डिग्री आ रहा है दोनों का सम, हाँ तो ये दोनों इक्वल हैं तो कट जाएंगे 1। देखो 71 और 19 दोनों का सम 90 हो रहा है, हाँ जी, तो कॉस साइन a कॉस बी के बराबर, ये दोनों बराबर हो जाएंगे 1, यानी 1 + 1 कितना आ गया 2 आ जाएगा आपका आंसर। तो ये ट्रिगो के क्वेश्चंस हैं, राइट। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, ज्योमेट्री का क्वेश्चन क्या होता है। ज्योमेट्री का मतलब देखो ध्यान से, क्वेश्चन में क्या दिया गया, पहले उसको करने से पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। कॉन्सेप्ट क्या होता है, दो त्रिभुज, त्रिभुज 1 और त्रिभुज 2, देखो हिंदी अब बोल रहा हूं मैं, इतना तो हिंदी बोलता नहीं, चल वो फिर भी ट्रेंगल 1 ट्रेंगल 2 दोनों क्या हो, सिमिलर हिंदी में बोलूं समरूप हो तो यहां पे क्या होता है, ध्यान से समझना, समरूप हो तो पेरीमीटर का रेशियो, हिंदी में भी बोल रहा हूं, परिधि का रेशियो जो होता है उनके करस्पॉन्डिंग साइड यानी भुजा के रेशियो के बराबर होता है। ये कंडीशन आपको पता होना चाहिए। दूसरा, एरिया यानी क्षेत्रफल का रेशियो, क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है उनके साइड यानी भुजा के अनुपात
भुजा के अनुपात का स्क्वायर होता है। दो कंडीशन आपको पता होना चाहिए, जब दो ट्रेंगल यानी दो त्रिभुज एक दूसरे के क्या हो, समरूप हो, यानी क्या हो, समरूप। ये समरूप का सिंबल है। जैसे देखो इस क्वेश्चन में आ जाओ, दो समरूप त्रिभुज पी क्यू आर और एक्स वाई जेड की परिधि क्रमशः इतना एंड इतना है। देखो ध्यान से, एक त्रिभुज कौन सा है, पी क्यू आर, दूसरा त्रिभुज कौन सा है, ये वाला है, एक्स वाई जेड, दोनों क्या है, समरूप हैं। ये समरूप का सिंबल है, यानी सिमिलर है। दोनों त्रिभुज क्या है, सिमिलर है। इंग्लिश में बोलते हैं सिमिलर, हिंदी में बोलते हैं समरूप। आगे बढ़ते हैं, परिधि का रेशियो, इसकी परिधि पेरीमीटर, यानी इसकी पेरीमीटर दे रखी है 48, इसका पेरीमीटर दे रखा है कितना, 24। अब आगे बढ़ते हैं, एक्स वाई यानी ये वाली साइड, एक्स वाई देखो ध्यान से, ये वाली साइड दे रखी है कितनी, ये वाली साइड दे रखी है 12। हमें इसके करस्पॉन्डिंग, क्योंकि करस्पॉन्डिंग इसके साइड ये वाला होगा, क्वेश्चन में भी दिया गया पी क्यू का ये वाली साइड बतानी है क्या होगा। तो अब बताओ, मैंने अभी बताया था जब दो सिमिलर, जो दो त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे, तो उनका पेरीमीटर का रेशियो यानी उनका परिधि का रेशियो क्या होगा, साइड के रेशियो के बराबर। तो पहले परिधि का रेशियो निकालो, 48 और 24 का रेशियो निकाल लो। रेशियो निकालोगे 24 से 2:1, तो यही जो पेरीमीटर का रेशियो होगा यानी परिधि का रेशियो, यही किसके बन जाएगा, साइड का रेशियो बन जाता है जब दो ट्रेंगल सिमिलर होते हैं। तो अब देखो ध्यान से, सबसे पहले इस वाले ट्रेंगल में ये वाली साइड कितनी है, 12। 1 यूनिट की वैल्यू 12 है, कितना गुना, 12 गुना। तो इस वाले साइड में ये वाली साइड बतानी है, ये कितनी है, 2 यूनिट। 2 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू 12, 12 गुना, यहां भी 12 गुना कर लो, यानी कितना हो गया, 24। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत मैंने अच्छे से समझाया हूं, बहुत ही आसान तरीके से कॉन्सेप्ट को सिखाते हुए। नेक्स्ट में आ जाओ, देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिगो का है। क्या दिया गया है, tan थीटा प्लस कोट थीटा दे रखा है 5। tan थीटा और कोट थीटा दे रखा है 5, हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो देखो ध्यान से, यहां पे tan थीटा प्लस कोट थीटा दे रखा है 5। मैं स्क्वायर बोथ साइड कर देता हूं, बोथ साइड स्क्वायर करूंगा, इससे क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर आप जानते ही हो, इतना तो बेसिक हर किसी को पता है कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। अब देखो ध्यान से, तो यहां पे क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2 इंटू a यानी tan थीटा, b इंटू कोट थीटा, प्लस बी स्क्वायर इन कोट स्क्वायर थीटा यानी 5 का स्क्वायर 25, ये रहा। अब देखो ध्यान से, एक फॉर्मूला याद रखना, tan थीटा अपोजिट होता है, उल्टा होता है कोट थीटा के, तो tan थीटा 1 कोट थीटा, और दोनों का प्रोडक्ट, दोनों का मल्टीप्लाई tan थीटा इंटू कोट थीटा, वो कितना होता है 1, क्योंकि इसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा 1। यानी देखो ध्यान से, tan थीटा और कोट थीटा का प्रोडक्ट 1, ये 1 हो गया। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, देखो ध्यान से, tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ये 2 इधर जाएगा, 2 इंटू 1 2, 2 इधर जाएगा तो 25 माइनस 2 यानी 23 हो गया हमारे पास, ये मिल गया 23। अब जो निकालना है, देखो ध्यान से, हमें जो निकालना है क्वेश्चन में, tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर 60 डिग्री निकालना है। tan थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, कितना 23, प्लस 2 इंटू tan 60 कितना होता है, √3, तो √3 की होल स्क्वायर, tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है, वैल्यू तो याद होनी चाहिए 0 से 90 तक। तो 23 प्लस 2 इंटू 3 यानी कितना हो गया, 23 प्लस 6 यानी 29। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 29। देखो ध्यान से, 29 आंसर कौन सा होगा, ध्यान से देखिएगा, ये आंसर कौन सा है, 29, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, हाइट एंड डिस्टेंस का, ये सारे एडवांस मैथ के क्वेश्चंस हैं, क्योंकि 5 क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करा रहा हूं। एक बिंदु से एक पोल के उन्नयन कोण, जो पोल के आधार 20 मीटर दूर है 45 डिग्री है। देखो ध्यान से, एक पोल है ये, इससे उन्नयन कोण यानी ये वाला एंगल कहा गया है, उन्नयन कोण ये है 45 डिग्री, और यहां से लेके ये वाला डिस्टेंस आधार से ये 20 मीटर है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें पोल की ऊंचाई यानी ये वाली हाइट बतानी है, ये वाली क्या होगी। तो याद रखना, देखो ध्यान से, ये 45 है, ये 90 डिग्री होगा, तो ये एंगल कितना होगा 45। क्यों, क्योंकि किसी भी ट्रेंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है, तीनों
किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का सम 180 होता है। अब ये 45 और ये 45 होता है, तो इसके सामने 45 के सामने पे 1 यूनिट होता है, 45 के सामने यूनिट 1 यूनिट होता है। ये आप हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे इजिली। तो देखो ध्यान से 1 यूनिट की वैल्यू 20 है, यहां भी 1 ही यूनिट है, यही पोल की हाइट है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 20, क्योंकि ये दोनों 1 यूनिट बराबर होते हैं, तो अगर ये 20 है तो ये भी 20 होगा ही होगा। तो ये कॉन्सेप्ट से बन गया, 20 आ जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, किसी कक्षा में 7 छात्रों द्वारा गणित में प्राप्त अंक इतना 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 एंड इतना है। डाटा का बहुलक ज्ञात करें। बहुलक यानी इंग्लिश में बोलते हैं मोड, इंग्लिश में बोलते हैं मोड। देखो ध्यान से, मोड यानी बहुलक, बहुलक। तो ये बहुलक कैसे लिखा है, जब हमारे पास डाटा दिया गया, नंबर दिया जाए, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटेशन, मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटेशन यानी जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट होगा वही मोड कहलाएगा, वही मोड कहलाएगा। ये याद रखना, वही क्या कहलाता है, मोड। ये आपको पता होना चाहिए। तो जैसे देखो ध्यान से, इसमें कौन सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, 43 एक कहीं, देखो ध्यान से यहां पे बताने जा रहा हूं, 43 कहीं पे आया हुआ है नहीं, 43 एक बार रिपीट हुआ, 44 एक बार रिपीट हुआ, लेकिन देखो 65 एक यहां भी है, यहां भी है, यानी 65 सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है, 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, तो मोड क्या हो जाएगा 65। बाकी सभी नंबर एक एक टाइम्स रिपीट हो रहे हैं, लेकिन जो 65 नंबर है वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, यानी ज्यादा, सबसे ज्यादा बार रिपीट होगा वही कहलाएगा मोड। तो इस तरह से हमने 30 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। अब देखो ध्यान से भाई, देखो ध्यान से, प्रत्येक जो मैंने 30 क्वेश्चंस कराया, इसका मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं पीडीएफ क्वेश्चंस। उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट प्रोवाइड कर रहा हूं पीडीएफ को सॉल्यूशन भी, पीडीएफ सॉल्यूशन जो मैंने कराया। ये कैसे आप मिल सकता है, तो देखो 2 चीज तो आप कर लो मेरे से, ताकि आपको बेनिफिट मैक्सिमम मिल सके। पहला, एक तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, एग्जाम क्रैक बाय सुधीर सर। इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में लिंक मैं दे रखा हूं टेलीग्राम चैनल का। दूसरा, एप्लीकेशन मेरा है, एप्लीकेशन है एग्जाम क्रैक बाय सुधीर सर एप्लीकेशन, यानी प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है एग्जाम क्रैक बाय सुधीर सर, इसका भी लिंक इस वीडियो के नीचे है, उसको ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने का बेनिफिट क्या होने वाला है, देखो ध्यान से, ये जो है ना पीडीएफ क्वेश्चंस और पीडीएफ सॉल्यूशन, ये आपको इस एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। एक फोल्डर है, इस एप्लीकेशन पे जाओगे तो YouTube पीडीएफ के नाम से फोल्डर है, YouTube पीडीएफ के नाम से। जैसे ही एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे और उसको ओपन करोगे अपना नाम वगैरह फिल करके, तो YouTube पीडीएफ का सेक्शन हो जाएगा। तो वहां पे ये फोल्डर बना हुआ है, इसका किसका फोल्डर बना हुआ है, इस वाले एग्जाम का फोल्डर बना हुआ है। वहां पे पीडीएफ क्वेश्चंस भी मिल जाएगा और पीडीएफ सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए कोई पे नहीं करना है, मैं पहले ही बता दूं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, राइट। और टेलीग्राम चैनल पे मैं क्या करता हूं भाई, कि कोई भी वीडियो की टाइमिंग क्या होगी, सब कुछ नोटिफिकेशन वगैरह वहां पे प्रोवाइड करता हूं। वीडियो से, अब देखो इतना मेहनत किया हूं आपके लिए, वीडियो सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट्स करके बताओ कि आज के सेशन से हेल्प मिला है। वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर कर दो, और चैनल पे नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे मैं आपको बिहार सीजीएल यानी 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल, जो जिसके थ्रू आप एएसओ बनोगे, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, और बीपीएससी एडीईओ यानी क्या सहायक शिक्षा पदाधिकारी बनोगे, उनके लिए ये बहुत ही बेस्ट सीरीज होने वाली है, और मैं आपको 100 सेट्स कराने वाला हूं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सेट नंबर 2 पे। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।